इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को डीपली कवर करेंगे। उदारीकरण का अर्थ, निजीकरण और वैश्वीकरण। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटेशन? उदारीकरण का अर्थ, निजीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण का अर्थ। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। Liberalization of the economy means to free it from direct or physical control imposed by the government। सन 1991 से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे, जैसे औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, वस्तुओं पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, बड़े व्यापारिक घटकों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध आदि। सरकार ने यह अनुभव किया कि इन नियंत्रणों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो रही हैं तथा उद्यमियों द्वारा नए उद्योग स्थापित करने से प्रकृति पर बुरा असर पड़ रहा है। इन नियंत्रणों के फलस्वरूप भ्रष्टाचार, चोरी तथा अकुशलता में वृद्धि हो रही थी। आर्थिक सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने का प्रयास किया गया। आर्थिक सुधार इन मान्यता पर आधारित है कि सरकारी नियंत्रण के बजाय बाजार शक्तियां अर्थव्यवस्था का उचित मार्गदर्शन कर सकती हैं। संसार के अन्य विकसित देशों जैसे कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चीन आदि ने भी उदारीकरण के फलस्वरूप तेजी से आर्थिक विकास किया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उदारीकरण की नीति अपनाने से पहले 1991 को उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। उससे पहले उद्योगों पे सरकार का काफ़ी हद तक नियंत्रण था, जिस वजह से अर्थव्यवस्था का विकास रुका हुआ था। उदारीकरण नीति अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी सुधरी है। प्राइवेटेशन, निजीकरण। आर्थिक सुधार के संदर्भ में निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। इसके अंतर्गत वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूरी तरह या उसके एक हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है। प्राइवेटेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। निजीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अकुशल होने के कारण महसूस की गई। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर उद्यम घाटा उठा रहे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। इस क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित अधिकतर निर्णय मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं, जो निर्णय लेते समय अपने राजनीतिक हितों की अधिक ख्याल रखते हैं। इसके फलस्वरूप निर्णय लेने में देरी होती है, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है, प्रबंधन पूरी जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते हैं, इसलिए उत्पादन कम हो जाती है। ये तत्व सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशल बना रहे थे। निजीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि होगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी, उत्पादन की गुणवत्ता तथा विविधता में वृद्धि होगी। इसका उपभोक्ताओं में विशेष रूप से लाभ होगा। हम कह सकते हैं कि निजीकरण की व्यवस्था इसलिए लाई गई ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ हिस्से को या पूरी तरह से निजी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारी उद्यमों को प्राइवेट किया जाता है या उसके प्रबंध को प्राइवेट पर्सन के हाथ में दे दिया जाता है। निजीकरण के फलस्वरूप प्रबंधकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण से अभिप्राय है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना। विश्वीकरण से अभिप्राय विश्व की अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है।
ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज प्रोसेस एसोसिएटेड विथ increasing openness, growing economic interdependence, and deepening and economic integration in the world economic। आर्थिक सुधार की यह मान्यता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से निकटतम संबंध होना चाहिए। इसके फलस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं, टेक्नोलॉजी तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना रोके टोके के साथ विनिमय हो सकेगा। विश्वीकरण के फलस्वरूप संसार के विभिन्न देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सहयोग में वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं विश्वीकरण से अर्थव्यवस्था को, किसी देश के अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त व्यापार की आज़ादी दी जाए। विश्व के निकटतम संबंध होने चाहिए जिससे वस्तुओं, सेवाओं, टेक्नोलॉजी, अनुभव आदि का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना रोके टोके विनिमय हो सकेगा।